हाय एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे आयोटिक डाइसेक्शन के बारे में। आयोटिक डाइसेक्शन जो है वो एन्यूरिज्म से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रप्चर हो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको डायग्राम से। देखो, ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्यूनिका इंटीमा, राइट। ये मीडिया और ये एंड वाली क्या है, एडवेंटिशिया। अगर जो ये ट्यूनिका इंटीमा थी, इसमें क्या हो गया, रप्चर हो गया। रप्चर के कारण जो भी ब्लड इस ब्लड फ्लो कर रहा था इस वेसल में, वो जो भी ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा, जो मीडिया वाली लेयर है इसमें चला जाएगा। और वो क्या करेगा, मीडिया की जो लेयर्स हैं उसको सेपरेट करेगा ये ब्लड, ठीक है। इनके बीच में फ्लो करने लग जाएगा और लॉन्गिट्यूडनली क्या करने लग जाएगा, स्प्रेड करने लग जाएगा। तो इसी जो रप्चर हो रहा है, ये जो टेयर हो रहा है किसमें, इंटीमा में, इसको ही आयोटिक डाइसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास एक फॉल्स ल्यूमन बन गया, ठीक है। मतलब एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रू ल्यूमन है, ठीक है, राइट। और एक कहाँ पे बन गया, जो ये इंटीमा है और जो ये जो मीडिया है, मीडिया वाली लेयर के बीच में हमारे पास क्या बन गया, एक फॉल्स ल्यूमन बन गया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसमें इंट्राम्यूरल हेमाटोमा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ। देखो क्या हुआ, ट्यूनिका इंटीमा में क्या हुआ, टेयर हुआ, जिसके कारण जो ब्लड है वो मीडिया में एंटर किया। उसने मीडिया की लेयर्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और वो लॉन्गिट्यूडनली क्या करने लगा, स्प्रेड करने लगा, जिसके कारण हमारे पास दो ल्यूमन्स बन गए। एक तो नॉर्मल ल्यूमन, दूसरा क्या हुआ, एक जो इसमें बना हमारे पास, किसमें, मीडिया वाली लेयर्स में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल बैरल आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसका सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है आयोटिक डाइसेक्शन का, वो क्या है, हाइपरटेंशन है। और जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, वो है राइट लेटरल वॉल ऑफ असेंडिंग आयोटा। बात करते हैं कि जो ये आयोटिक डाइसेक्शन है, इसकी कुछ क्लासिफिकेशन दी है। एक है डिबैगी क्लासिफिकेशन, एक है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। डिबैगी क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 टाइप के हैं, ठीक है। 3 टाइप में हमारे पास सबसे फर्स्ट है, वो बताते हैं कि अगर हमारे पास पूरी इंटायर वेसल इन्वॉल्व हो, जैसे हमें दिख रहा है असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग, तो हम इसको डिबैगी 1 में कंसिडर करेंगे। डिबैगी 2 में हम बोलते हैं अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग आयोटा जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्व, तो हम बोलेंगे डिबैकी 2। और डिबैकी 3, अगर हमारे पास जो टेयर है वो डिसेंडिंग आयोटा वाले इंटीमा में है, तो हम उसको डिबैकी 3 बोलेंगे। अब जो डिबैकी जो हमारे पास एक और टाइप की क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। अगर स्टैनफोर्ड ए बोलते हैं अगर डिबैकी 1 डिबैकी 2, मतलब यहाँ तो सिर्फ असेंडिंग आयोटा में हो, यहाँ तो पूरी वेसल इन्वॉल्व हो, तो हम उसको स्टैनफोर्ड ए में बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिसेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व है तो हम उसको स्टैनफोर्ड बी में कंसिडर करते हैं। अब क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, क्लासिकल सिम्टम जो हमें दिखेगा वो क्या होगा, सडन और सीवियर टेयरिंग के कारण हमें सडन और सीवियर क्या होगी, चेस्ट पेन होगी, ठीक है, जो कि बैक की तरफ रेडिएट करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्लड आयोटिक वॉल की लेयर में डाइसेक्ट कर रहा होता है। देखो क्या होता है कि क्योंकि जो ब्लड है, पहले वो तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, टेयर के कारण जो ब्लड है वो आयोटा की जो वॉल्स हैं उसमें डाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, पल्स डेफिसिट हो जाता है, डिफरेंस इन बीपी मिलता है हमें आर्म्स में, सिनकोप दिख सकता है, स्ट्रोक दिख सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद सो जो ईज़िएस्ट वे है अगर हम याद करने का, तो देखो एन्यूरिज्म में क्या होता है, वॉल वीक हो जाती है और वहाँ पे वेसल वैल्यून्स बन रहे थे। लेकिन आयोटिक डाइसेक्शन में क्या होता है, इंटीमल टेयर हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड है वो मीडिया में एंटर कर जाता है और मीडिया स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो एन्यूरिज्म में जो प्रॉब्लम है वो डायलिटेशन से है, लेकिन डाइसेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो ब्लड है वो कहाँ से ट्रैकिंग करने लग जाता है, थ्रू द मीडिया। ओके, सो दिस इज़ अबाउट आयोटिक डाइसेक्शन।